स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछिए। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने नाम और अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना पूरा सवाल भेजें। सिर्फ कम्युनिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आप हमें सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ से, बिटपन मजुमदार है vmazumdar.com के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। और साथ ही सोयाबीन मार्केट के आउटलुक को समझाने के लिए और ग्राउंड पर क्या स्थिति है बात करने के लिए हमारे साथ आज DN पाठक साहब हैं, ED हैं सोपा के। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले बात हम सोयाबीन की ही करेंगे। सर सोयाबीन को लेकर ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है? जिस तरह के बुआई के नंबर अब तक आ रहे हैं वो पिछले साल के आसपास ही है। 2 सितंबर के जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब करीब 120 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। आप लोगों का क्या अनुमान है इस साल? क्या उत्पादन के को लेकर आप लोगों का कुछ पहला एस्टीमेट वगैरह आया है? देखिए, बुवाई मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी सी कम रहेगी। सरकारी आंकड़ा पिछले साल 123 लाख हेक्टेयर था। सोपा का आंकड़ा बुवाई का करीब 5 लाख हेक्टेयर कम था उससे, क्योंकि हमने वो GIS सर्वे करवाया था सैटेलाइट के थ्रू। तो ये तो बुवाई का आंकड़ा है। मुझे लगता है हमारा जो सैटेलाइट सर्वे है वो भी हो रहा है। उसकी रिपोर्ट आएगी 22-23 तारीख को। तब हम जो हमारी जो नंबर है सोइंग का उसको दोबारा ट्वीक करेंगे कि कितना निकल के आता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो हमारा अभी आंकड़ा है वो तो थोड़ा कम ही रहेगा। तो पिछले साल के मुकाबले बुआई थोड़ी कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बुआई कम हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में, राजस्थान में थोड़ी बड़ी है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है कि उत्पादन कितना रहेगा, तो मुझे लगता है विश्वमोहन जी अभी बहुत बहुत प्रीमेच्योर है। अभी कोई भी फिगर देना आज की क्रॉप को देख के बड़ा बड़ा थोड़ा सा गलत काम रहेगा, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत क्रूशियल है सोयाबीन की फसल के लिए। अगर एकदम अगले 15 दिन में सूखा पड़ जाए तो फसल को बहुत डैमेज हो सकता है, नुकसान हो जाएगा। पॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, पॉट फिलिंग नहीं होगी, दाना छोटा पड़ जाएगा तो नुकसान होगा। कीड़े या बीमारी कोई लग सकती है। अगर बहुत सारा टेम्परेचर वेरिएशन अगर अचानक हो जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। अगर बहुत तेज बारिश हो जाए और 10 दिन लगातार होती रहे, या जब हार्वेस्टिंग हो रही हो उस वक्त बारिश हो जाए तो फसल को फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी आंकड़े देना कि उत्पादन कितना होगा वो थोड़ा प्रीमेच्योर है। मैं ये कह सकता हूं कि फसल अभी बहुत अच्छी है, नॉर्मल से वेरी गुड है। नुकसान कोई कहीं बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है, जो हमने एक बहुत लंबा एरिया कवर करके अभी निकाला है, उसमें आपने देखा होगा हमने बोला है मोस्टली एरियाज में सोयाबीन की फसल ठीक है। थोड़ा बहुत डैमेज है कहीं पे जहां लो लाइंग एरियाज हैं, लेकिन वो 120 लाख हेक्टेयर में अगर 2-1 लाख हेक्टेयर में कहीं थोड़ी डैमेज है भी तो कोई बहुत बड़ी इशू आज की तारीख में मुझे दिखती नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल ये कह सकता हूँ कि खबर अच्छी है। ओके, मतलब अब तक बुआई के जो आंकड़े हैं वो भी अच्छे हैं और फसल की स्थिति भी अच्छी है। इनको लग रहा है कि स्पेकुलेटिव होगा अगर अभी से अगर उत्पादन को लेकर नंबर देना, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि एक्सटेंडेड बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा सूखा भी हो जाए तो इससे भी फसल के यील्ड पर असर होता है। तो उत्पादन के नंबर में अगर वेरिएशन ज़्यादा होंगे तो दिक्कतें होंगी, इससे बाजार के सेंटीमेंट पर असर होता है। लेकिन सर मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था क्योंकि दाम जिस तरह से लगातार गिर रहे हैं, आवक अभी तक बाजार में नई आवक आनी शुरू हुई नहीं, 5500 तक फिसल चुका है। और बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट इंटेलिजेंस है, उनको लगता है कि 4000-4500 तक भी भाव गिर सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि उत्पादन को लेकर क्या उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा रहने वाले, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप आगे फिर से आपसे बात होगी उत्पादन के नंबर पर। लेकिन सर अब अगला सवाल मैं वायदा को लेकर करूंगा। आप लोगों की एक रिपोर्ट भी आई थी, आपने मांग की थी कि वायदा को अभी शुरू नहीं किया जाए। हालांकि IVPA है जो वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, जिसमें देश की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है खाने के तेल की, वो मेंबर्स है। उन लोगों की तरफ से जो डिमांड थी वो ये थी कि वायदा को शुरू किया जाए। और आज एक लेटर मुझे मिला, वो महाराष्ट्र के FPO की तरफ से आया था, परिवर्तन ऑर्गेनिक FPO है। उनका कहना था कि वो काफ़ी इन लोगों का काम भी था चना सोयाबीन को लेकर, और ऑप्शंस में भी ये काम करना शुरू कर रहे थे। लेकिन अब अगर वायदा नहीं है तो इनको सही ट्रांसपेरेंट भाव नहीं मिल रहा है। और आपके ऊपर भी ये लोग कह रहे हैं कि सोपा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ज़्यादा ध्यान रखती है, किसानों का नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पर आपकी दलील क्या होगी सर?
इतिहास ये बताता है कि सोपा किसानों के लिए ही बात करती है और किसानों के हित में ही काम करती है। एक्चुअल ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। हमारे पिछला रिकॉर्ड रहा है कि हम किसानों के हित में, अब ड्यूटी बढ़ाने की बात करते हैं तो किसानों के हित में होती है, इम्पोर्ट ना होने देने की हम बात करते हैं तो किसानों के हित में बात होती है। ये क्या है, एक जो स्पेकुलेटिव मार्केट पहले बन गई थी, जब पिछले साल भाव 8,000 था तब भी सोपा ने खरीदा, 6575 तब भी खरीदा, 7,000 तब भी खरीदा, आज 6,000 तब भी खरीद रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपकी एमएसपी 4,000 रुपए थी तब किसान को 8,000 रुपए मिल रहे थे, 7500 मिल रहे थे, 7,000 मिल रहे थे। अभी एमएसपी 4300 है तो भी किसान को अभी 51, 52, 53, 54, 5500 मिल रहे हैं। तो इशू कहाँ है? मतलब अगर किसान ये कहना चाहता है, या जो भी हमारे दोस्त हैं जो कहना चाहते हैं कि एनसीडेक्स का या जो भी वायदा बाजार खोल दिया जाए, इससे किसान को 8,000 रुपए मिलने चाहिए, तो मुझे शायद उसमें कुछ कहना है नहीं कि अगर 4300 रुपए एमएसपी है तो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। फिर 8,000 क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 12,000 क्यों नहीं, 15,000 क्यों नहीं? एक कोई चीज की कोई सैंक्टिटी होती है। एमएसपी सरकार ने रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाने के बाद 1.5 गुनी करके रखी है। तो अगर किसान को 5500 रुपए मिल रहा है तो उसमें क्या समस्या है? दूसरी बात है, हमारे पास इतनी फसल है, जब भाव बढ़ते हैं तो पोल्ट्री इंडस्ट्री अपनी डिमांड को कम कर देती है, वो दूसरी चीज का इंक्लूजन शुरू कर देती है। तो ये क्या, ये कोई एक चीज को लेकर नहीं चल सकते। अगर सोयाबीन के भाव ठीक रहेंगे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसान को सही भाव मिलना चाहिए, लेकिन वो सही भाव क्या है उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब अगर सही भाव एमएसपी है तो उससे अभी तो 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है किसान को। लेकिन सर उनकी एक और दलील थी, एक और लाइन आपको पढ़ के बताता हूं, मेरे पास वो लेटर है अभी सिस्टम में, मैं वही पढ़ के ही आपसे पूछ रहा था। वो कह रहे थे कि बुआई के समय हमने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी बीज के लिए चुकाए थे, और अब दाम देखिए करीब करीब आधे हो चुके हैं वहां से। और अगर जिस तरह के हालात है, लग रहा है कि और भी आवक होते होते 4,450 दाम हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये देखिए, ये मैनिपुलेशन है बातचीत की। बुआई के समय जब 10,000 रुपए के दाम चुकाए थे बीज के, पहली बात तो एक वो बीज था, सोयाबीन के और बीज के भाव में करीब 1.5 गुने का फर्क होता है। ये किसान भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जान लीजिए। दूसरी बात ये कि जब 10,000 चुकाए थे तो किसान को भाव कितना मिल रहा था? 7,000, 8,000। जी। अभी अगर किसान को मान लीजिए 5500 का भाव मिलेगा तो सोयाबीन के बीज का भाव अगले साल 10,000 नहीं रहेगा, वो अपने आप एडजस्ट होकर 8,000 पे आ जाएगा। लेकिन सर होल्डिंग, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती ना, हमारे छोटे किसान हैं उनके पास तो होल्डिंग कैपेसिटी होती नहीं कि वो भाव बहुत ज्यादा बढ़ने का इंतजार करते हैं। अभी तो ये बात इस साल कम से कम एकदम झूठी साबित हो चुकी है। क्रशिंग हमारी पिछले साल से 30-35% कम है, लिफ्टिंग कम है, सोयाबीन मील की डिमांड कम है, इंपोर्ट हो गया, लेकिन अभी भी कैरी ओवर स्टॉक इस साल के एंड में, सितंबर एंड में 25 लाख टन रहने का अनुमान है। ये सामान किसके पास है? स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर लगा हुआ है, किसी बड़ी कंपनी के पास ये सामान नहीं हो सकता, और इतनी होल्डिंग कैपेसिटी सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की नहीं है। ये माल बड़े और मझुआ किसानों के पास है, मैं छोटे किसान की बात नहीं कर रहा। तो मुझे पर्सनली मालूम है कि बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वो छोटे किसान से सोयाबीन खरीद के रख लेते हैं और बाद में उसको बेचते हैं बड़े दाम पे। ओके सर, किसान के पास ही है। ओके सर, अब आपसे आखिरी सवाल होगा वायदा को लेकर। वायदा का मकसद यही था कि प्राइस डिस्कवरी हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। अगर लूप फॉल्स है, वायदा की वजह से अनावश्यक तौर पर अगर भाव में उतार चढ़ाव होता है, तो लूप फॉल्स को हम ठीक करेंगे या वायदा को ही बंद कर देंगे? देखिए, हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि लूप होल्स को ठीक किया जाए। वायदा बाजार, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। ये सोपा का हमेशा कहना रहा है। हम कोई 18वीं सदी में नहीं जाना चाहते, हम भी 21वीं सदी में ही हैं। वायदा बाजार एक जरूरी टूल था रिस्क मैनेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये बजाय रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के टूल रहने की बजाय प्योरली स्पेकुलेशन में चला गया। बिल्कुल। अगर उसको ठीक करने का कोई उपाय है तो ठीक है, वायदा बाजार शुरू हो, लेकिन अभी तो मुझे कोई उपाय दिखता नहीं है। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे दोस्त कहते हैं, वो टेक्निकल वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, मेरे को टेक्निकल्स नहीं आते, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वायदा बाजार बंद होने के बाद सोयाबीन की प्राइसेस एक रेंज में रही हैं, और अगर नीचे भी उतरी हैं तो तरीके से उतरी है कि 100 रुपए आज कम हुई, 200 रुपए कल कम हुई, 100 रुपए बढ़ी, 50 रुपए कम हुई, 300 रुपए कम हुई, वो 6% रोज कम हुई, 1,000 रुपए बढ़ गई,
अगले दिन 1000 रुपए कम हो गई। ये तो कोई फंडामेंटल्स पे बेस्ड नहीं है। या आप मुझे बिल्कुल सर, वो बताइए। टेक्निकल चीजें अलग है, लेकिन फंडामेंटल्स पे तो बाजार तो ओवरऑल तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलेगा। ये है हर जिस तरह से कॉटन को लेकर अभी एमसीएक्स नए तरीके से और जितने भी तरह के वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों की राय के साथ अब नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक्सचेंज आप लोगों को भी और जितने भी एसोसिएशन हो, एपीओज हो, किसान हो, उन लोगों को साथ में जोड़कर आप लोगों का फीडबैक ले, उसके बाद से रीलॉन्च हो, ये कोशिश होनी चाहिए। या पुराने ढर्रे पे जैसा चल रहा था उसी तरीके से तो लॉन्च नहीं होना चाहिए। जैसे कॉटन उन्होंने रोक दिया नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने पर एमसीएक्स ने, और नए तैयारी के साथ जनवरी से शुरू कर रहे हैं, उसी ढर्रे पर अब नया कोई भी एग्री का कॉन्ट्रैक्ट जो बंद पड़ा हुआ है उस तरीके से लॉन्च होना चाहिए। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि एक सेगमेंट के इंटरेस्ट में काम नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या, हमारा सेबी है, कैंसीडेक्स है, एक बड़ा नंबर्स में बहुत बड़ा है जो कि ट्रेडर का तबका है। आप मुझे बताइए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सच होता है कि अच्छे जैसे वेदर की खबर आती है यूएसए के इंडिया की, आज जो ट्रेडर्स है, जो स्पेकुलेटर्स है, इसका कोई काम नहीं है। वो आज एक खबर डालता है कि साहब फलाने एरिया में 3 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई, अगले दिन प्राइस 500 रुपए जंप कर जाती है। खबर एकदम झूठी होती है। वो तो मार्केट के डेप्थ की कमी है ना। आप अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, आप लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए काम ही नहीं किए इतने दिनों में सर। तो मैं यही तो मार्केट की डेप्थ लाने के लिए काम करना चाहिए। जब हमारी क्रॉप सिर्फ 100 लाख टन है, अब लोग अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि वहां पे तो मार्केट है, लेकिन वहां किसी ने देखा कि मार्केट में कितना ज्यादा ट्रेडिंग होता है, वॉल्यूम, हमारे यहाँ वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाया जाए ताकि कोई मार्केट को रिग नहीं कर सके, स्पेकुलेशन से मार्केट, ऐसा काम होना चाहिए, तभी ठीक चलेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। डेप्थ नहीं होगा तो बाजार को कोई भी ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। इसलिए जरूरी कि पहले मार्केट की डेप्थ बढ़ाए और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको जोड़े, सबको साथ मिले, सबकी दिक्कतों को दूर करे, फिर से नए तरीके से लॉन्च होना चाहिए। जो भी नया वायदा एग्री में आया। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ 3 मेहमान और हैं। सबसे पहले बात अब नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड को लेकर, और कुछ सवाल भी है, सवाल के साथ बातें भी कर लेंगे। स्वप्निल औरंगाबाद से हैं, सिल्वर माइक्रो इनके पास है, एक लॉट है, 54,500 रुपए पर खरीद रखा है। राजीव जी क्या करना चाहिए, रुकें या निकल जाएं? गुड आफ्टरनून विष्णु जी, मुझे लगता है सिल्वर में अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं। 54,000 तक के दाम देखने को मिल सकते हैं। आज जिस तरह से थोड़ा मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यू करेगी। जब तक 53,000 के भाव नीचे में नहीं टूटते हैं, ये वेट कर सकते हैं 54,000 तक। और अल्टीमेट ब्रेकआउट के लिए या रिवर्सल के लिए टुवर्ड्स 56,000, 56,500 सिल्वर का 54,500 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो जब तक मार्केट सिल्वर का 54,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं चलता है, आई थिंक जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड ही बायस दिखा रहा है। तो अभी तो फिलहाल ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि अराउंड 54,000 ये एग्जिट कर सकते हैं और 53,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। माइक्रो का 54,100 के आसपास भाव है, इसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगा ले? इनके भाव से करीब करीब 400 रुपए नीचे है। राजीव सर, ये इस हिसाब से 53,600 का स्टॉप लॉस लगा ओके, और 54,500 के आसपास एग्जिट। ओके, तो वही उनकी बाइंग है, बाइंग के आसपास आपको एग्जिट का मौका मिल सकता है, लेकिन 53,600 का स्टॉप लॉस लगाए। हम लगातार दोहराते यही आ रहा है कि कभी भी स्टॉप लॉस 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले। बहुत ज्यादा कन्विक्शन हो तभी आप 3% के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, तभी आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पवन है हिसार से, ग्वार सीड की फसल का रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा ग्वार सीड में दिवाली तक। क्या लग रहा है ग्वार सीड में अनुज जी आपको? विष्णु जी गुड आफ्टरनून। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखा है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया है। पहले हमने देखा था कि भाव नीचे करीबन 4500 तक गए थे, वहाँ पर अब अगेन 4,900 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक अपसाइड मोमेंटम बना है। हालांकि क्रॉप जो है इस बार काफ़ी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं देखें तो जो क्रॉप साइज़ है वो यहाँ पर अब डिस्काउंट हो चुका है प्राइजेस में। तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे भाव जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। हमें लगता है कि सितंबर या अक्टूबर में आपको 5100 से लेकर 5200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार सीड और ग्वारगम हमें लगता है कि एक धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि इनिशियल टारगेट 5100 से लेकर 5200 का टारगेट आपको ग्वार में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ तक। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। बिटूपन जी क्या लग रहा है कॉपर में क्या करना चाहिए? ये 28 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक तो मार्केट में यहाँ पे फर्दर सेलिंग नहीं है, जिस तरह मैं पहले बताया था। तो यहाँ थोड़ा सा अभी लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी है, मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है। इंट्राडे में ही करना है अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके।
637 के आसपास बाय करना है। 645 43 तक आपको मार्केट या 46 तक जा सकता है। तो इंट्राडे में थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा बाय ऑन डिप्स का आज का सिनेरियो में। ओके, बाय ऑन डिप्स की सिनेरियो के साथ काम कर सकते हैं। मनीषा है पलवल से, एल्युमिनियम दो से तीन दिनों में 203 204 रुपए तक आ सकता है क्या? बिटकॉइन क्या लग रहा है, 203 204 का लेवल आ सकता है? 198 पे है एल्युमिनियम। देखिए शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम इज अ वीक काउंटर और एल्यूमिनियम टुडे बेस मेटल में वीकेस्ट है, तो मुझे यहाँ पे पुल बैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एल्यूमिनियम का सिनेरियो बन रहा है, एक 180 तक भी हो सकता है, 186 भी हो सकता है। तो ज्यादा पुल बैक के लिए ज्यादा वेट ना करके आप 200 के आसपास भी कभी आता है, 198 अभी 20 है, तो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी बाय पे नहीं रहना चाहिए, सेल ऑन पुल बैक है और बड़ा बुलिश व्यू मत बनाए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर में हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है एल्यूमिनियम फ्यूचर्स में वीकली चार्ट में, तो सेलिंग है नीचे में, थोड़ा सा पुल बैक मत कीजिएगा अभी। अगले दर्शक है मयंक गुप्ता हैं यूपी से, कॉपर में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? अगर कुछ ऑप्शंस में भी रणनीति हो तो राजीव जी बता दीजिएगा, कॉपर ऑप्शंस में भी। विष्णु जी, ऑप्शंस में तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बट फ्यूचर में ही मुझे लगता है कि करंट रेट के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। मुझे भी बिटकॉइन की तरह इसमें किसी पुल बैक रैली दिख रही है। 647 का टारगेट रखना चाहिए, 637 से नीचे में स्टॉप लॉस मार्केट। ओके, चलिए ये अनुज जी, आपके पास कॉपर ऑप्शंस में कुछ है क्या कॉल? देखिए विश्वमोहन जी, कॉपर ऑप्शन में अभी तो लिक्विडिटी नहीं है, तो कॉपर ऑप्शन में अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। फ्यूचर्स में है बाय का ही कॉल रहेगा। हमें लगता है कि फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में टारगेट करीबन 645 तक देखने को मिल सकता है। ओके, लिक्विडिटी काफ़ी कम है, ओपन इंटरेस्ट भी देखिए काफ़ी कम लॉट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है, तो कॉपर में आप फ्यूचर्स के साथ ही जाए, तीनों ही एक्सपर्ट्स का यही मानना है। इसके बंसल है अगले दर्शक है, एल्युमिनियम क्या 212 रुपए तक मुमकिन दिख रहा है? अनुज जी। देखिए एल्युमिनियम अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक थोड़े से लोअर लेवल में आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, नीचे में 194 95 तक के लेवल आ सकते हैं, मगर हमें लगता है कि उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी आएगा। बेस मेटल कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में है। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, नीचे में 195 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। 212 का लेवल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें लगता है कि अभी हो सकता है कि महीने के एंड तक आपको 212 का लेवल देखने को मिले, मगर वेरी शॉर्टली अभी लगता नहीं है कि 212 का लेवल यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अगले दर्शक है मंटू सोनी है नबी नगर से। राजीव जी, इन्होंने नेचुरल गैस 700 स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है 39 रुपए 15 पैसे पर, अब क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, नेचुरल गैस में जो हमें लगता है कि थोड़ा पुल बैक रैली दिखा सकता है नेचुरल गैस ने, कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट को कल ब्रेक डाउन दिया था। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो हम आज ऑप्शन में एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। वो 650 रुपए की कॉल की है, तो 700 वाली कॉल को तो ये एक बार मेरे ख्याल से बुक भी कर लें चाहे। अगर 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 700 वाली कॉल अराउंड 26.5 27 रुपए जाए, एक बार लॉस ले ले, और 650 वाली कॉल में ये 40 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा 35 पर, 48 से 50 के टारगेट के लिए इसमें बाय ट्रेड ले सकते। ओके, हमारे साथ अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल है गोल्ड पे क्या कॉमेक्स गोल्ड 1650 भी नीचे की तरफ आ सकता है क्या? अनुज जी, लग रहा है आपको 1650? देखिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि मॉर्निंग से एक लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 1690 से लेवल करीबन $1705 तक के लेवल दिखाया है, तो 1690 1680 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिलहाल अगर भाव अगेन नीचे में करीबन 1695 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1650 जो ये टारगेट देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि अभी यहाँ पर उतनी गिरावट देखने को नहीं है। अभी हमें लगता है कि बाउंस बैक ही गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। ऊपर में 1715 $1720 तक के लेवल हमें लगता है कि पहले देखने को मिल सकते हैं। सुगी श्री है शामली से, जिंक बाई किया है 283 रुपए 50 पैसे में, क्या करना चाहिए बिटूपन? 283.5 की बाइंग है। उनको 280 के नीचे स्टॉप लॉस लाके, अगर कॉस्ट के ऊपर से भी थोड़ा मिलता है, अभी 282 के आसपास मार्केट चल रही है। क्रूड पे जिंक इनका जिंक में ही पाएंगे शायद। तो जिंक में अगर 283.50 का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास आने से उनको एग्जिट करना बनेगा। 281 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। जिस तरह से कॉपर का स्ट्रेंथ है या
बाकी बेस मेटल एल्यूमिनियम या जिंक में इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रखिए, स्टॉप लॉस पे कीजिएगा और होल्डिंग पर्सपेक्टिव से अभी मत कीजिए, क्योंकि जो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर कमोडिटी में व्यू करना है तो इन्फ्लेशन डेटा जो यूएस का आएगा सितंबर 30 उसके बाद से क्लैरिटी बनेगा। अब तो फिलहाल डाउन ट्रेंड है, थोड़ा रेंज बाउंड भी रहेगा, उस तरह से ट्रेड कीजिएगा। आपके एक फॉलोअर हैं, नाम तो उन्होंने नहीं भेजा है, क्रूड पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। आपने एक ऑप्शंस में भी कोई रणनीति भेजी है राजीव जी, फटाफट बता दीजिएगा सर। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं भेजी है, बट फूड में मुझे थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है। 68, 50, 600 एक अभी तक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो आज मुझे लगता है मार्केट पुल बैक रैली आ सकती है। अराउंड 69.50 के पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 68.80 का मेंटेन करना चाहिए। 7080 का टारगेट लगता है। क्रूड में थोड़ा सा रेंज बाउंड काइंड ऑफ स्टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रही, बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रही, बट 68.50 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर एक ब्रेकडाउन उत्पन्न होगी और फिर एक भारी गिरावट देखेंगे। ओके, शुक्रिया राजीव जी आपका, अनुज जी आपका, बिटपन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।